हाय दोस्तों। तो आई एम बैक विद दिस पीएच मीटर। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन इंट्रो पूरा लिखवाया था और ये फिगर बनवाया था। तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ कि इस फिगर में है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, पीएच मीटर की डेफिनेशन, पीएच की डेफिनेशन लिखी थी। उसके लिए आपको क्या याद करना था, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना था, माइनस लॉग एच प्लस का इक्वल्स टू पीएच। तो उससे आप अपनी डेफिनेशन खुद ही बना सकते थे। और एक साइंटिस्ट का नाम लिखा था हमने, सोरेन पी एल सोरेनसन। और फिर वो एसिडिटी बेसिसिटी वाला एक छोटा सा चार्ट नहीं बोलेंगे उसको, स्केल बनाया था हमने, पीएच मीटर की स्केल बनाई थी। तो एसिडिटी बेसिसिटी और न्यूट्रल, तो ये हमारे इंट्रो के पॉइंट्स हो गए थे। फिर हमने क्या किया था कि ये फिगर बनाया था। इस फिगर में क्या क्या है एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको मैं लिखवा दूंगी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको ये दो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें ये एक ग्लास इलेक्ट्रोड या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है और ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस सॉल्यूशन का पीएच क्या है। ठीक है, ये एक पॉइंट हमें याद रखना है। तो इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉल्यूशन का पीएच क्या है। तो इसका काम क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना ऐसा, इसके नीचे छोटा सा एक पोर बना होता है, वो सॉल्ट ब्रिज की तरह एक्ट करता है। सॉल्ट ब्रिज क्या है अब मैं वो भी एक्सप्लेन करने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा चलो जल्दी से बता देती हूँ। सॉल्ट ब्रिज क्या है कि दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करके वो सर्किट को कंप्लीट करता है, तभी तो इसमें करंट पास होगी, तो तुम्हारा पूरा ये ऑपरेट करेगा apparatus। ठीक है। तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड में तुम्हें क्या याद रखना है कि इसको कोई मतलब नहीं है किस चीज़ से, सॉल्यूशन के पीएच से। इसको क्या करना है, इसके नीचे एक छोटा सा पोर होता है जो कि सॉल्ट ब्रिज बनाता है, सर्किट कंप्लीट करता है। ठीक है, बाकी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको लिखाते वक्त बता दूंगी। उसके बाद ये जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है हमारा ये वाला, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान क्यों देना है, इसमें आपको क्या लिखना है कि ये जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है ये बेसिकली दो ट्यूब से मिलके बना होता है। ठीक है, एक इंटरनल ट्यूब है, एक एक्सटर्नल ट्यूब है। तो फिर इंटरनल ट्यूब की कुछ अपनी स्पेसिफिकेशंस होंगी, जैसे कि वो सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन से या कैलुमल से इनकी मेटालिक टिप बनी होगी, या फिर इसमें ये 1% HCl का सॉल्यूशन है, इसमें KCl का सॉल्यूशन। मतलब ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मतलब ये रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट आ गया, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा ऐसा। तो ये एक बेसिक हो गया इसका, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और बाकी तो मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था, ये तो बेसिक स्विचेस हैं आपकी, इसमें तो कोई भी लिख सकता है इसको। तो मैं आपको अब नोट्स दे देती हूँ। ठीक है, ये इसको मैं रब कर दूँ पहले। अच्छा हाँ, और ये लास्ट वीडियो में कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये बेकमैन्स मॉडल क्या है। तो बेकमैन, आर्नोल्ड बेकमैन करके, मैं भी आपको वो भी लिखवा देती हूँ। आर्नोल्ड बेकमैन जो हैं वो उन्होंने इसको बनाया था इस मॉडल को, इसलिए उनके ऑनर में हमने इसे बेकमैन्स मॉडल कहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में लिखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले हमने लिखना है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो अब मैं आपको जो नोट्स दे रही हूँ आप एकदम अच्छे से लिखते चलो। चलो लिखो, इट कंसिस्ट्स ऑफ, बोल भी रही हूँ, मतलब अगर आपको इन केस मेरी राइटिंग ना समझ में आए तो बोल भी रही हूँ, आप सुन के भी लिख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल sealed tube and an external tube। ठीक है, the internal tube has a metallic tip, has a metallic tip formed of। अब इसके बाद जो मैं लिख रही हूँ उसको भैया रट डालना है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। और ये मत सोचना कि मैम ने 2 बार सिल्वर लिख दिया है तो गलत हो गया, नहीं, AgCl, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे होगे ना तुम लोग। ये या तो फिर ये, नहीं तो
या तो ये हम लोग रखते हैं, और नहीं तो इसके अलावा दूसरा हम क्या रखते हैं हम लोग कैलोमेल, ठीक है, HgCl2। और जो एक्सटर्नल ट्यूब है उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है 0.1 नॉर्मल HCl का। जो एक्सटर्नल ट्यूब है कंटेन्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है, जिसमें कि इंटरनल ट्यूब इमर्स, मतलब ऐसा है ना कि रुको, ये दिख रहा है तुमको यहाँ पे, जैसे ये एक्सटर्नल ट्यूब है तो यहाँ तुम्हारा 0.1 नॉर्मल HCl रहेगा, यहाँ पे इंटरनल ट्यूब रहेगी और ये इसी में डूबी हुई रहेगी, इमर्स्ड, ठीक है, इन विच दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा, in which internal tube remains immersed, immersed मतलब उसी में डूबी हुई रहती है, बस ऐसा। और हाँ, एक चीज़ और लिख देना कि ये जो इंटरनल ट्यूब है ना, जो डूबी हुई रहती है, जो इमर्स्ड रहती है, उसका जो इमर्जन टिप है, जो टिप इमर्स्ड रहता है अंदर, वो होता है pH सेंसिटिव, वो pH सेंसिटिव होता है। तो इसको भी लिख लो ज़रा, मैं बोल दे रही हूँ, देखो मैं बोर्ड को इधर कर दे रही हूँ, दिख रहा होगा शायद। तो लिखना है तुम्हें द इमर्सन ये टिप ऑफ इलेक्ट्रोड इज formed of pH sensitive ग्लास बल्ब। दिख रहा है, लो देखो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का पूरा कहानी। मिटा दूँ? देखो ये कोई क्लास तो है नहीं कि तुम लोग बोलोगे कि मैम रुक जाइए और मैं रुक जाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो है। पॉज करो और लिखो। तो ये कहानी ख़त्म। अब क्या बचा हमारा? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो एक बार लैंग्वेज तो तुमने उस वाले क्या बोलते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड में देख ही लिए कि कैसे लिखनी है, ठीक है। तो कि इनर ट्यूब होती है, एक्सटर्नल ट्यूब होती है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ कि आपको मतलब मेन बुलेट पॉइंट में ऐसे लिखा देती हूँ, ठीक है। कि जो तुम्हें क्या लिखना है कि इसमें एक इंटरनल एलिमेंट होगा जो कि बना होगा सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर, पिछली बार क्या था, सिल्वर क्लोराइड। इसमें जो इंटरनल एलिमेंट है वो सिल्वर क्लोराइड का बना है या तो प्लैटिनम के वायर का बना है, ठीक है। प्लैटिनम वायर प्लस AgCl, ये ऐसा। ये तो पिछले वाले में भी था, लेकिन इसमें जो इंटरनल एलिमेंट हमारा डूबा हुआ है वो या तो ये होगा AgCl या तो प्लैटिनम का वायर होगा प्लस AgCl का सॉल्यूशन। तो ये तो पिछले वाले में भी था, ये तो कॉमन ही है। और ये पूरा जो है, ये रहता है इमर्स्ड किसमें, KCl सॉल्यूशन में, ठीक। तो ये समझ आ गया ना इतना। अब इसको मैं वर्ड्स में लिखा देती हूँ तुम लोग को, रुको। द रेफरेंस इलेक्ट्रोड consists of an internal element formed by silver chloride or platinum wire plus AgCl
सिल्वर क्लोराइड मिक्सचर। और ये किस में डूबा रहता था, जल्दी बताओ। विच रिमेन्स immersed in KCl सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें? ये तो मैंने भी समझाया ही था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा ये बताओ, मैंने सबसे पहले एक चीज़ बताई थी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में। क्या बताया था, किसी को याद है? याद होगा कि जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसको मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारे टेस्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या है। उसको क्या, उसका मेन काम क्या था, उसके नीचे छोटा सा पोर होता था जो कि सॉल्ट ब्रिज बनाता था और हमारा सर्किट कंप्लीट करता था। ठीक है, ये तो याद ही होगा सबको। तो उसी पॉइंट को वापस से हमें लिखना है कि दिस इलेक्ट्रोड इज नॉन सेंसिटिव to the pH of test solution। ठीक है, नॉन सेंसिटिव टू द pH of test solution and serves to complete the measuring circuit। इसमें तुम चाहो तो लिख सकते हो वो वाला पॉइंट कि इसके नीचे एक छोटा सा पोर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पोर थ्रू विच द इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पोर थ्रू विच इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्म द सॉल्ट ब्रिज। लुको पूरा ही लिख देती हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ अ पोर through which electrolytes form a salt bridge। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रोड की कहानी। ठीक है, सबको समझ में आ ही गया होगा। इसमें तो मतलब कुछ ऐसा रॉकेट साइंस था नहीं। अब जो थर्ड पॉइंट था हमारा वो होगा कंट्रोल पैनल, एंड दिस इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसमें हमें कुछ खास रट्टा नहीं मारना है। तो तुम मतलब इसमें देख के उसी फिगर में क्या क्या बताओगे। इसमें गैल्वेनोमीटर होता है, इसमें ऑन ऑफ स्विच होती है, फिर इसमें थर्मोस्टैट होता है, कैलिब्रेशन नॉब होता है, और ऐसी ऐसी स्विचेस होती हैं। बस फिर स्विचेस को थोड़ा थोड़ा बता देना, इससे ये होता है, उससे वो होता है। तो वो मैं लिखवाने नहीं वाली हूँ सीनियर केजी के बच्चों जैसे। हाँ, एक ये बेकमैन के बारे में तुमको मैंने बोला था, मैं लिखवा दूंगी, तो वो लिख दो। द कॉमनली यूज्ड pH meter was first invented by Arnold Beckman। ठीक है, ईयर फिर से मैं लिख दे रही हूँ, याद रहे तो याद रहे, नहीं याद रहे तो जयराम जी की। ठीक है, तो इन्हीं के ऑनर में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेकमैन्स मॉडल ऑफ पीएच मीटर। ठीक, तो ये पूरा हमारा हो गया जो एक मेन बॉडी पार्ट 1 जो हमें लिखना होता है कि यार ये है क्या। इसके इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट डिफाइन कर रहे हो तो ये तो लिखोगे ना कि इसमें क्या क्या है, तो वो हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या है, मेजर करने का। कैसे मेजर करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, इलेक्ट्रोड्स आर connected with control panel and the instrument। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कि अब तुमको मतलब ऐसे ही लिखना है कि टेम्परेचर सेट कर दो टेम्परेचर नॉब से। ठीक है, और फिर जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी, मतलब तुम बस यही लिख देना, टेम्परेचर सेट कर दो टेम्परेचर नॉब से। और हाँ, ये भी लिख सकते हो कि जो मॉडर्न हमारे जो आ रहे हैं पीएच मीटर्स, उनमें एक थर्मोस्टैट लगा रहता है।
तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेट कर देगा। तो हमें इतना मरने की ज़रूरत नहीं है कि चलिए हम टेम्परेचर वगैरह सेट करें। अब तुमको इसका प्रोसीजर मैं एक बार समझा दे रही हूँ, ध्यान से सुनो। क्या करते हैं कि पहले ना एक नॉन सॉल्यूशन लेते हैं जिसका पीएच हमें पता हो। जैसे मान लो कि कोई एक सॉल्यूशन लिए, उसका 4 पीएच था, तो वो हम लेके और उसमें भर देंगे अपने जो हमारा जिसमें इलेक्ट्रोड था ना, वो उस वाले बीकर में जिसमें अननोन सॉल्यूशन भरे थे, उसी में पहले नॉन सॉल्यूशन भरेंगे। नॉन सॉल्यूशन भर के क्या होगा कि हम अपना पूरा जो कैलिब्रेशन नॉब थी ना एक, उस कैलिब्रेशन नॉब को ऐसे सेट करेंगे कि हमारा जो पीएच शो हो वो 4 शो हो। एक बार पीएच हमारा 4 शो होने लगा तो इसका क्या मतलब है कि 4 का ही हमने लिया था वो सॉल्यूशन और हमने सेट कर दिया कि वो पीएच 4 शो करने लगा हमारा मीटर। इसका मतलब कि अब हमारा मीटर वही शो कर रहा है, वही पीएच शो कर रहा है जो पीएच हमारे सॉल्यूशन का है। फिर क्या करेंगे, वो जो हमारा सॉल्यूशन है जिसका 4 पीएच है, उसका तो मतलब काम नहीं है ना हमें, क्योंकि हमें तो बस सेट करने के लिए हमने उसको डाला था। उस सॉल्यूशन को बाहर निकालो और अपने टेस्ट सॉल्यूशन को, जिसका तुमको पीएच नहीं पता है, वो सॉल्यूशन डालो। ठीक है। अब जब अननोन पीएच वाला तुम सॉल्यूशन डालोगे तो तुम्हारा तो पीएच मीटर पहले से सेट है। ठीक है। तो तुम्हारा पीएच मीटर जो कि पहले से सेट है, अब वो 4 की जगह वो वाला पीएच बताएगा जो तुम्हारे अननोन सॉल्यूशन का पीएच है। तो तुम्हारा आ जाएगा पीएच, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या पीएच था तुम्हारे पीएच मीटर का, आई मीन तुम्हारे सॉल्यूशन का। ठीक है। तो इन पॉइंट्स को एक बार लिख लेते हैं जल्दी से, फटाफट। ठीक है। तो ये क्या है कि सबसे पहले जो हमारा बीकर है इज़ फिल्ड विथ अ बफर सॉल्यूशन ऑफ नॉन पीएच। बहुत ही इजी है, पीएच मीटर तो बहुत ही आसान है। पहले मान लो कि कुछ भी पीएच, मान लो कि इसका 4.0 था, कुछ भी ऐसे ही ले लो कि मान लो ये था। ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करना है। कैसे? कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट सो दैट योर पीएच मीटर शोज द पीएच ऑफ 4। ठीक है। ऐसे कैलिब्रेट करना है अपने इंस्ट्रूमेंट को टू शो pH 4 एट pH स्केल। ठीक है। इतना हो गया। और इसको करेंगे कैसे? वो जो कैलिब्रेशन नॉब थी यूजिंग दी, मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ बीच में कि बता दूँ, केवल तुम लोग लिख लोगे। फिर मुझे लगता है कि मान लो कोई बच्चा ना लिख पाया तो मेरा इतना मेहनत करना बर्बाद हो जाएगा। तो कैलिब्रेशन नॉब से हम लोग इसको सेट कर देंगे। ठीक है। इसको बोलते क्या है, इसको कैपिटल में लिख के आना, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बच्चा कितना पढ़ के आया है, वाह। तो ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया हमारा। अब क्या करना था, अब तो हमारा इंस्ट्रूमेंट देने लगा ना वैल्यू, तो अब फाइनल जो हमें काम करना है, रिप्लेस कर देना है स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन को। किस चीज़ से रिप्लेस करना है? अपने टेस्ट सॉल्यूशन से। तो टेस्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या होगा, पीएच मीटर पे, जो पीएच मीटर है हमारा, उस पे हमको पीएच की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो इसकी वैल्यू थी 7.2, जो भी वैल्यू थी। ठीक है। तो अब हम उसको वैल्यू को रीड करेंगे, रीड द पीएच वैल्यू ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन on pH scale and note it down। तुम्हारा काम ख़त्म। अच्छा, अब काम ख़त्म का मतलब ये नहीं है कि ये इंस्ट्रूमेंट का काम ख़त्म हो गया है। अब एक लास्ट में ये बताओगे ना कि कितना एडवांटेजियस है, हमें इसको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो एक लास्ट हेडिंग जो हमारे पास बचती है, अब इस पूरे पीएच मीटर का पूरा कथा समाप्त हो चुकी है, बस एक लास्ट पॉइंट, लास्ट हेडिंग बच रही है हमारी, वो है सिग्निफिकेंस। मतलब पीएच मीटर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस, देखो मैं कीवर्ड बता दे रही हूँ, इसको तुम अपने उसमें लिख लेना, मतलब लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है। हाँ, तो इसके सिग्निफिकेंस में सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या है? पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। पैथोलॉजिकल डिटर्मिनेशन
डिटर्मिनेशन ऑफ सलाइवा, टीयर्स, यूरिन, ठीक है, एक्सेट्रा कर देती हूँ। तो ये जो है पीएच मीटर, तो ऊपर लिख देना पीएच मीटर इज़ यूज्ड फॉर द पैथोलॉजिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द सलाइवा, टीयर्स। इसका इन सब का पीएच मेजर करने के काम आता है। जैसे किसी के सलाइवा में या टीयर में, या जैसे यूरिन का पीएच पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एसिडिक यूरिन हो रही है, तो उससे डिटेक्ट कर सकते हैं ना कि यार इसको कोई डिसऑर्डर है, तो इस काम आता है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। इंडस्ट्रीज़ में कैसे काम आएगा, तो जैसे वाइन बन रहा है या फिर डेयरी इंडस्ट्री है, कुछ भी ऐसा, मैं एग्जांपल में डाल दे रही हूँ थोड़ा सा, जैसे वाइन हो गया या डेयरी इंडस्ट्री हो गई। तो बस मतलब तुम ये मेन पॉइंट याद करके जाना, बस ये इसमें पैथोलॉजिकल और इसमें इंडस्ट्री, डेयरी और वाइन, मतलब कि, और बाकी सब में लिखना एक ही चीज़ है कि वाइन इसका पीएच ऑल्टर हो गया या इसका पीएच ऑल्टर हो गया या इन सब का पीएच ऑल्टर हो गया, तो पता चल जाएगा। पीएच ऑल्टर हो गया इसका क्या मतलब कि उसी कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी ख़राब हुई है, मतलब वो चीज़ सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है। फिर तीसरा है कि कोई एंजाइम का पीएच मेजर करना, क्योंकि एंजाइम्स तो काफ़ी ज़्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए। उसके बाद फिर जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारा हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उसमें मीडियम यूज़ होता है, तो उस मीडियम का पीएच, जैसे बोलेंगे कि केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस में देखे होगे ना कि एट पीएच 4 दिस रिएक्शन प्रोसीड्स, तो पता चल रहा है कि पीएच हमारा आगे पीछे हो गया, रिएक्शन ही गड़बड़ हो गई। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन के मीडियम्स में के पीएच को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर एक दो और पॉइंट डालना है, डाल दो एडिशनली। एक्वाकल्चर तो समझ ही रहे होगे, जैसे तुम लोग बता रही हूँ। एक्वा मतलब क्या होता है, पानी, और पानी में पलने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब चाहे वो फिशेस आ गई उसमें तुम्हारे ऑयस्टर्स आ गए, पर्ल कल्चर आ गया, तो ये सारा चीज़ एक्वाकल्चर में आ रहा है। तो सबका एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होती है जिस पे वो लोग मतलब कॉमन कंफर्टेबल फील करती हैं। जैसे कि हो सकता है कि कोई 4 से 6 पीएच के बीच में कंफर्टेबल हो, कोई न्यूट्रल वाटर में 7 पे कंफर्टेबल होता हो। तो ऐसा उस पानी का मेजरमेंट करते हैं कि इसका पीएच सही है कि नहीं। मान लो पता लगे हमने अपनी फिश डाली और वो जाके मर गई वहाँ पे, तो हमें तो कमर्शियली लॉस हो जाएगा, वो फिश भी बेचारी मर जाएगी। तो इसलिए, ठीक है, एक्वाकल्चर। और फिर लास्ट में हम डाल सकते हैं कि सॉइल वगैरह का पीएच मेजर करने के लिए, ताकि मतलब क्रॉप्स हमारे अच्छे से बचे रहें, अच्छे से ग्रो करें। तो ये तुम्हारे कुछ सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स हो गए। इनको थोड़ा थोड़ा जिस हिसाब से तुम्हारे पास टाइम बचा हो और जिस हिसाब से पेजेस बचे हों, जिस हिसाब से तुम्हारी वर्ड लिमिट हो, उसको एक्सपैंड कर देना। छोटा हो, टाइम ना हो, तो ऐसे मेन बुलेट पॉइंट में भी लिख के आओगे तो काम बन जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पीएच मीटर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई रियली होप कि आपने इसकी नोट्स बनाई होगी, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा ये पूरा पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आपको अच्छी खासी नोट्स मिल जाए, समझ में आ जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप एक बार भी देखो तो आपको मतलब चीज़ें ठीक ठीक लगें और आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके आओ। सो प्लीज़ आप लोग खुद की हेल्प करिए, अच्छी नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज़ करिए। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू। आपको कोई डाउट हो आप पूछिए, मैं बिल्कुल बताऊँगी, ठीक है। चलो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।